उदित है प्रारब्ध पाकर आपका शुभ आगमन, दर्श कर आपके प्रफुल्लित हुआ मन। आपका स्वागत अतिथि करें हम वंदन नमन। स्वागत है श्रीमन, स्वागत है श्रीमन। आदर, अभिनंदन, आभार। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार श्रीमती मधु काकरिया जी एवं डॉक्टर माधव हाड़ा जी, बिहारी पुरस्कार की निर्णायक समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत शेष जी, के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी एवं सभी उपस्थित अतिथिगणों का के बिरला फाउंडेशन के 31वें एवं 32वें बिहारी पुरस्कार अर्पण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं सादर वंदन। मैं श्रीमती मधु काकरिया जी, डॉक्टर माधव हाड़ा जी, श्री हेमंत शेष जी और डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी से निवेदन करूंगी कि वे मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। वीणा वादिनी शुभ्र वसना मंद मंद मुस्कुराती हंस पर विराजमान माँ सरस्वती के पूजन से मानव जीवन का अज्ञान रूप दूर होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। अतः माननीय अतिथि गणों से नम्र निवेदन है कि वे विद्यादायिनी माँ सरस्वती का आशीष प्राप्त करने हेतु प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण करने हेतु पधारें। का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अतिथि स्वागत हमारी संस्कृति का एक अभिन्न पहलू है। अब मैं के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी से निवेदन करूंगी कि वे सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर सुरेश से निवेदन है कि वे बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित श्रीमती मधु काकरिया जी को पुष्प एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें।
ऋतुपर्ण जी से एक बार फिर से आग्रह करती हूं कि वे बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित डॉक्टर माधव हाड़ा जी का स्वागत एवं अभिनंदन पुष्प भेंट कर और अंग वस्त्र प्रदान कर करें। धन्यवाद सर। स्वागत की इस कड़ी में मैं डॉक्टर सुरेश जी से अनुरोध करती हूं कि वे बिहारी पुरस्कार निर्णायक समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत शेष जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। मैं पूनम जी से निवेदन करूंगी कि वे के बिरला फाउंडेशन की ओर से श्रीमती माधव हाड़ा जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगी कि के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी की वे स्वागत उद्बोधन हेतु मंच पर पधारें। धन्यवाद गिरिमा जी। सभी को नमस्कार। माननीय प्रोफेसर वर्धन त्रिवेदी जी, कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार श्रीमती मधु कांकरिया एवं प्रोफेसर माधव हाड़ा जी, बिहारी पुरस्कार की निर्णायक समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत शेष जी व निर्णायक समिति के उपस्थित अन्य सभी सदस्यगण, समाचार और संचार माध्यमों के प्रतिनिधि और उपस्थित साहित्य प्रेमी बंधुओं, आज के इस गरिमामय समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुझे प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। मैं हृदय से उनका आभारी हूं कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर हमारे आज के इस पुरस्कार अर्पण समारोह की अध्यक्षता करना स्वीकार किया। श्री के बिरला जी के स्वप्नों के अनुसार इस फाउंडेशन की स्थापना के साथ ही सन 1991 में बिहारी पुरस्कार योजना शुरू की गई थी। मुझे लगता है कि इस पुरस्कार योजना ने पिछले 32 वर्षों में अनेक प्रतिभावान लेखकों को सम्मानित करके राजस्थान की महत्वपूर्ण साहित्यिक परंपरा को सुदृढ़ किया है। श्री कृष्ण कुमार बिरला जी संसद में इस राज्य का लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे थे। इस राज्य की साहित्यिक प्रतिभा को बढ़ावा देने की में इस पुरस्कार को अपना एक छोटा सा प्रयास मानते थे। हमारे लिए ये अत्यंत खुशी की बात है कि इस पुरस्कार को आज राजस्थान व उसके बाहर भी स्वीकृति मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिहारी पुरस्कार राजस्थान के लेखकों को पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी या राजस्थानी भाषा की किसी एक श्रेष्ठ कृति को दिया जाता है। पुरस्कार के लिए एक निर्णायक समिति है और उसका निर्णय हम सभी के लिए मान्य होता है। साहित्यिक पुरस्कार के लिए अनेक कृतियों में से एक को चुनना एक बहुत मुश्किल काम है, पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी निर्णायक समिति ने बड़ी कुशलता से इस पुरस्कार के लिए अत्यंत निष्पक्ष मानदंड स्थापित किए हैं। यही कारण है कि इस पुरस्कार का साहित्यिक और पढ़ने लिखने वालों के बीच महत्वपूर्ण स्थान बन सका है। मैं अपनी तथा फाउंडेशन की ओर से इस समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत शेष एवं समिति के अन्य सभी सदस्यों के प्रति अपना विनम्र आभार प्रकट करता हूँ। हमारे लिए आज ये भी अच्छा सुयोग बना है कि हमारी निर्णायक समिति के 2 अन्य सदस्य श्री इंदुशेखर तत्पुरुष जी एवं श्री अंबिका दत्त जी भी इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, राजस्थान सिर्फ पुराने राजसी महलों, हवेलियों, विशाल किलों और भूल भुलैया वाली गलियों का ही प्रदेश नहीं है, जो आपको एक गौरवमय इतिहास के अतीत में ले जाता है। यहाँ जीवंत गाथाओं, गीतों, लोक कथाओं, कहावतों और पहेलियों से समृद्ध लोक साहित्य की एक बड़ी विरासत मौजूद है। हजारों वर्ष से तरह तरह की शैलियों और विधाओं में लिखा गया साहित्य राजस्थान में उपलब्ध है। पहले राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा को पश्चिमी हिंदी का ही एक रूप माना जाता था, और ये बड़े गर्व की बात है कि आज साहित्य अकादमी ही नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी
राजस्थानी भाषा को एक विशिष्ट क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। ऐसा अनुमान है कि आज राजस्थान और देश के अलग अलग इलाकों में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग राजस्थानी भाषा का प्रयोग करते हैं तथा अनेक अच्छे लेखक हिंदी व राजस्थानी दोनों भाषाओं में आधुनिक साहित्य की रचना कर रहे हैं। वर्ष 2021 का बिहारी पुरस्कार श्रीमती मधु कांकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया जा रहा है तथा सन 2022 का बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा की आलोचनात्मक एवं शोधपरक कृति पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए दिया जा रहा है। राजस्थान के साहित्य जगत में आप दोनों की ही अपनी एक विशिष्ट पहचान है। वर्ष 2021 का बिहारी पुरस्कार हम यहाँ थे के लिए प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती मधु कांकरिया हमारे वर्तमान हिंदी कथा साहित्य की एक सुप्रसिद्ध जानी मानी रचनाकार हैं। उन्होंने पिछले 20-22 वर्षों में अनेक उत्कृष्ट रचनाओं की सृष्टि की है तथा जिनका हिंदी साहित्य जगत में बड़ा स्वागत हुआ है। उनकी रचनाओं के निरंतर होने वाले संस्करण उनकी स्वीकार्यता की गवाही देते हैं। बिहारी पुरस्कार से सम्मानित उनकी कथाकृति हम यहाँ थे हमें हमारे समय के विकट यथार्थ से रूबरू कराती है। एक ऐसा यथार्थ जिसे कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं करना चाहेगा, लेकिन उसकी त्रासदी ये है कि वह उसे न तो बदल पाता है ना ही उसका सामना ही करना चाहता है। झारखंड के आदिवासियों के संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के साथ ही साथ कथाकार ने कोलकाता जैसे विशाल महानगर की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विशद और मार्मिक वर्णन इस उपन्यास में किया है। इस उपन्यास को पूरा न भी पढ़ें, लेकिन वानगी के रूप में यदि इसका एक अंश ओ जिंदगी ओ प्राण वाला अंश अगर आप पढ़ लें, जिसमें किताबों की दुकान का साड़ियों की दुकान में बदल जाना बाजारवाद की मजबूत पकड़ और जकड़न का एहसास कराता है, तो वहीं विद्युत शब्दाग्रह में बैठी इस उपन्यास की नायिका जब एक अनजान युवती के माध्यम से एक कैंसरग्रस्त बाबुल दा के अकाल मृत्यु की कहानी सुनती है तो उसे पढ़कर हम सबका मन भीग उठता है। ऐसे मार्मिक प्रसंगों की कड़ियों से जुड़ी हुई ये रचना ही किसी कृति को बड़ा बनाती है। श्रीमती मधु कांकरिया को हार्दिक बधाई। वर्ष 2022 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर माधव हाड़ा की गहन शोध पर आधारित आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी विश्व विश्रुत मीराबाई के जीवन एवं कृतित्व पर एक नितांत नई दृष्टि से किया गया महत्वपूर्ण अध्ययन है और उनकी शोध आधारित स्थापनाओं के कारण वर्षों से चली आ रही मीराबाई की प्रचलित छवि में युगांतरकारी परिवर्तन हो जाता है। हर युग अपनी अपनी तरह से अपने युग प्रवर्तक व्यक्तित्वों को निरखता और परखता है। मीराबाई के साथ भी ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर माधव हाड़ा ने अपने विस्तृत और गहन अध्ययन से किंवदंतियों एवं लोक मान्यताओं के कुहासे में डूबी मीराबाई में छिपी उस स्त्री को खोजने का सार्थक प्रयास किया है जो युगीन परिस्थितियों के प्रति सजग और सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों को काट कर फेंक देने वाली एक स्वाधीन चेता नारी है। डॉक्टर माधव हाड़ा की ये कृति मीरा के जीवन संघर्ष और सृजन का सांगोपांग विवेचन करके धार्मिक आख्यानकर्ताओं, उपनिवेशकालीन इतिहासकारों, वामपंथी विचारकों एवं स्त्री विमर्श के पैरोकारों के सामने एक चुनौती प्रस्तुत करती है। डॉक्टर माधव हाड़ा को इस अवसर पर हमारी हार्दिक बधाई। बहरहाल हम आशा करते हैं कि श्रीमती मधु कांकरिया एवं डॉक्टर माधव हाड़ा की बिहारी पुरस्कार से सम्मानित ये दोनों कृतियाँ हमारी मानवीय संवेदना एवं महान कवियत्री मीरा के बारे में हमारी समझ को और अधिक विस्तार और गहराई प्रदान करेंगी। मैं श्रीमती मधु कांकरिया एवं डॉक्टर माधव हाड़ा जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आगे आने वाले सालों में भी उनसे हमें निरंतर नई नई कृतियां मिलती रहेंगी। अंत में पुनः एक बार मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए
यहाँ पधारने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री हेमंत शेष जी। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, साथ ही जाने माने साहित्यकार, 19वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित और वर्तमान में बिहारी पुरस्कार निर्णायक समिति के अध्यक्ष हैं। श्री हेमंत जी से मैं निवेदन करूंगी कि वे मंच पर पधारें और बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित श्रीमती मधु काकरिया जी और बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित डॉक्टर माधव हाड़ा जी का परिचय प्रस्तुत करें। नहीं, आपका आदेश होना चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा था कि लेखक परिचय या पुस्तक परिचय, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं और सब लोग परिचित भी हैं माधव जी से, इसलिए कि माधव जी तो यहीं के हैं और इस विश्वविद्यालय में बरसों तक रहे हैं। और यहाँ मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब वो यहाँ विभाग के अध्यक्ष थे, प्रोफेसर थे, शिमला जाने से पहले, जहाँ वो फेलो थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ शिमला में। और हमारे मित्र, बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार, कवि और भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर इंदुशेखर जी के कार्यकाल में भी 2, 3, 4, 5, 6 बार बैठकों में, साहित्य अकेडमी की बैठक में आना हुआ था। तब भी माधव जी के दर्शन होते रहे और इनके लिखे हुए ग्रंथ मुझे अब जब सन 22 आया, इतने साल बाद एक तरह से ये सुयोग हुआ कि मैं माधव जी की उन कृतियों को आरंभ से लेके अंत तक अक्षरशः पढ़ सकूं। ये सौभाग्य आप में से शायद बहुत लोगों को मिल गया होगा, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इनकी पहली किताब से लेके, पहली किताब जो थी इनकी उदयपुर से छपी थी, कविता की आलोचना की पुस्तक जो थी वो यहीं से छपी थी। उसके बाद फिर तनी हुई रस्सी पर एक पुस्तक और थी जो कि जयपुर से छपी थी। तो कविता की आलोचना के संदर्भ में माधव जी हमारे प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदी के उन विरल लेखकों में से हैं जो अत्यंत संवेदनशीलता से बहुत छोटी छोटी जगह में रहते हुए, सिरोही में थे आप, पहले बरसों सिरोही रहे, तो सिरोही में आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सी किताबें आती होंगी, कौन से पुस्तकालय होंगे, कौन सी पत्रिकाएं होंगी, क्या वहाँ का एकेडमिक सर्किल होगा, क्या एक्सचेंज हुआ होगा। क्योंकि जिस शहर में आप रहते हैं उसकी एक इंटेलेक्चुअली एक वेवलेंथ भी क्रिएट होती है। मैं कई बार ये कहता था कि नंद बाबू आज उदयपुर में नहीं होकर दिल्ली में होते, मान लीजिए, हैं, इलाहाबाद में होते नंद चतुर्वेदी जी, या प्रोफेसर नवल किशोर अगर उदयपुर में नहीं हो के इलाहाबाद या दिल्ली में या बम्बई में होते, तो क्या स्थितियां कुछ दूसरी हो सकती थी। ये प्रश्न ही है अपने आप में, क्योंकि मुझे लगता है कि हर शहर के साथ उसकी एक सीमा भी निश्चित हो जाती है कि वो कहाँ तक आपको प्रोजेक्ट कर सकता है या कहाँ तक थ्रस्ट आपकी किताब की हो सकती है। लेकिन माधव जी की किताबें लगातार मैं देखता रहा और अभी पुरस्कार के समिति के साथ जुड़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे उनको पूरा पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपसे बड़ी कृपा पूर्वक निवेदन, मतलब उनसे कहा कि आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, किसी तरह से आप कहीं से भी पुस्तकें भिजवाइए, चाहे वो उपलब्ध हों या ना हो। सीढ़ियाँ चढ़ता मीडिया 1912, मीडिया साहित्य और संस्कृति 2006, कविता का पूरा दृश्य 1992, तनी हुई रस्सी पर 1987, लय जो कि आधुनिक कविताओं का एक संकलन, शायद पत्रिका राजस्थान पत्रिका प्रकाशन है, उसके लिए आपने संपादित किया।
उसके अलावा फिर आप राजस्थान साहित्य अकादमी के लिए नंद चतुर्वेदी, ऋतुराज, नंद किशोर आचार्य, मणिमधुकर आदि पर आप निबंध, लंबे आलोचनात्मक निबंध लिख चुके हैं, टिप्पणियां लिख चुके हैं। निरंतर पत्रिकाओं में साहित्य, मीडिया और संस्कृति के संबंध में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और चर्चित होती रही हैं। एक अद्वितीय बात जो मुझे पाठक के तौर पर लगती है वो ये कि इतना गहरा इतिहास बोध हिंदी के लेखकों में अक्सर नहीं होता जितना कि माधव जी में अपने इतिहास को लेके जितनी गहराई से, जैसे कोई इतिहासज्ञ उस रचना को लिखता हो या देखता हो, इतने सारे संदर्भ हैं, इतने सारे उसमें फुटनोट्स हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं और इस कदर ये विस्तृत अध्ययन है पचरंग चोला पहन सखीरी, जो कि मैं समझता हूँ कि इसको प्रकाशक को गर्व होना चाहिए। वाणी प्रकाशन है शायद, हाँ, वाणी प्रकाशन को ये गर्व होना चाहिए कि उसने डॉक्टर माधव हाड़ा को छापा है। ये अरुण कभी मिलेंगे तो उनसे कहूँगा मैं कि आपकी सारी पुस्तकों में अगर सबसे अच्छी पुस्तकों की 5 अच्छी किताबों की सूची बनाई जाए तो मुझे लगता है कि डॉक्टर माधव हाड़ा की किताब निश्चित रूप से उन 5 में आएगी, क्योंकि इसमें मीरा को लेके इतना ज़्यादा शोधपूर्ण दृष्टि से, इतनी मौलिक दृष्टि से विचार किया गया है। कारण ये है कि मीरा के संबंध में बात करते ही इतनी तरह के मत, इतनी तरह के दृष्टिकोण, इतनी तरह की छवियां हमको नज़र आती हैं कि मीरा का साहित्य और मीरा असल में है क्या, इसकी कोई पड़ताल पूरी तरह से एक तरह से सामने नहीं आई है। तो हम इसको लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि मीरा की कविता के साथ में अपनी सुविधा के हिसाब से आलोचना ने मीरा को इस्तेमाल किया है और जैसी उनकी दृष्टि रही, जैसे कि धार्मिक आख्याकार जहाँ उनके भक्ति भाव को लेके ही ठहर गए, अनन्य भक्त मीरा, तो जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे बेसिकली, उन्होंने देखा कि मीरा एक रोमांस की, प्रेम की देवी है उसकी। इसी तरह से जो हमारे कुछ प्रगतिशील मित्र हैं, उन्होंने मीरा को देखा बिल्कुल एकांकी दृष्टि से कि वो सत्ता से नाराज़ एक विद्रोही स्त्री की कविता है या एक समाज को नई दृष्टि से देखने वाली स्त्री है। इसी तरह से मीरा की छवियां बार बार अलग अलग तरह से हमारे सामने आई, लेकिन पहली बार माधव हाड़ा जी ने ये बताया कि एक तो मीरा की ये जो छवियां हैं ये असल में बनी किन प्रक्रियाओं से हैं, किन सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने इन मीरा की इन छवियों को बनाया है। दूसरा ये कि लोक आख्यान और कविता दोनों में मीरा अगर है तो मीरा की कविता कैसी है और मीरा कवि के रूप में उनके व्यक्तित्व की पुनर्व्याख्या क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये किताब बेसिकली इस बात के लिए ये सवाल उठाती है और इस बात को सामने लाती है, इस बात को प्रकाशित करती है कि मीरा जी की पुनर्व्याख्या क्यों आवश्यक है, जबकि मीरा अपने आप में मध्यकालीन भक्त कवियों में तो बहुत बहुत प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कवि मानी गई। तो मैं केवल इतना सा ये कह सकता हूँ इस किताब के माध्यम से कि पहली बार माधव जी ने उस भारतीय समाज की अपने ढंग से एक तरह से पहचान करने की कोशिश की है जो कि मीरा को मीरा बनाती है। ऐसी शक्तियाँ जो कि मीरा की कविता को मीरा बनाती हैं। और दूसरा कि हिंदी की जो हमारी पारंपरिक और ठोस नहीं बल्कि ठस आलोचना, हाँ दोनों बातें, हिंदी की पारंपरिक ठोस और ठस आलोचना से अलग इतिहास और आलोचना और आख्यान तीनों के रंग आपको इस किताब में मिलेंगे। आपके ही शहर के हैं, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा चर्चित हुई है, सब जगह उपलब्ध है, उदयपुर में भी होगी। जो महानुभाव इस सभागृह में यहाँ उपस्थित हैं
उन सब से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पुस्तक को खरीद के पढ़ा जाए, क्योंकि इसी का एक अनुवाद आपके यहाँ के एक लोकल प्रोफेसर प्रदीप त्रिखाजी हैं क्या यहाँ? बहुत ही सुंदर, कमाल कर दिया आपने। आइए आइए, आगे आइए। इतना सुंदर अनुवाद, अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं ये इसी कॉलेज में, इसी यूनिवर्सिटी में, और त्रिखाजी ने इतनी शीघ्रता से और इतनी फुर्ती से इतना सुंदर अनुवाद किया। मीरा वर्सेस मीरा उसका शीर्षक, क्या पता नहीं कैसे पचरंगा चोला पहन सकी थी से क्या अर्थ है मीरा वर्सेस मीरा का। और महिला भी, ओके ओके ओके, थैंक यू, यस बिल्कुल ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि चूँकि मेरे कहे का कोई अर्थ हो या ना हो, नामवर सिंह जी के कहे हुए का अर्थ होना चाहिए। इसी पुस्तक के बारे में प्रोफेसर नामवर सिंह जी ने एक बार कहीं कहा था, इसमें कोई शक नहीं कि मीरा पर बहुत से लोगों ने लिखा, लेकिन माधव हाड़ा ने मीरा के जीवन, संघर्ष और सृजन तीनों पर व्याख्या दी है। मीरा के विषय में अनेक संकलन छपे हैं, जिनमें मीरा की सिर्फ एक भक्त की छवि ही उभरती है। इस छवि को तोड़ने के लिए तथ्यों के साथ एक पूरी की पूरी किताब माधव हाड़ा ने लिखी है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही मूल्यवान टिप्पणी है। मुझसे पहले मेरे मित्र और साथी डॉक्टर ओम थानवी ने जिस पुस्तक को चुना था 2021 में, वो पुस्तक थी हम यहाँ थे। मधु कांकरिया जी की किताब है, और ये पुस्तक जो है किताब घर प्रकाशन दिल्ली से छपी है। मधु कांकरिया जी के संदर्भ में जैसा कि डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी ने बतलाया ही है कि ये कलकत्ते की निवासी है। मार्च 1957 में इनका जन्म हुआ है। इसके अलावा इनके उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे 2000, सलाम आखिरी 2002, पत्ताखोर 2005, सेज पर संस्कृत 2008, सूखते चिनार 2012, कहानी संग्रह इनके बीतते हुए। अभी एक नया उपन्यास हो रहा है, सांझ का सूरज। क्या बात है, वो ये पुस्तक में शायद सूचना नहीं, इसके बाद आया है। कहानी संग्रह है बीतते हुए, अंत में यीशु, चिड़िया ऐसे मरती है, भरी दोपहर के अंधेरे, 10 प्रतिनिधि कहानियाँ, युद्ध और युद्ध। इसके अलावा आपने सामाजिक विमर्श, यात्रा वृत्तांत और दूसरे काम भी बहुत सारे किए हैं। तो ये जो उपन्यास जिसको कि पिछली समिति ने पुरस्कृत करने के लिए 2021 का बिहारी पुरस्कार आज आपको दिया है या देने जा रहे हैं, वो है हम यहाँ थे। इसके संदर्भ में एक पुस्तक का उद्धरण मैं पढ़ देता हूँ। जीवन में व्याप्त करुणा, प्रतिरोध, संघर्ष, स्वप्न, संकल्प और समर्पण का अनुसंधान है। किसी ने कहा था कि लक्ष्यहीन जीवन भ्रष्ट और दयनीय होता है। यह जीवन सत्य धीरे धीरे उपन्यास की नायिका या केंद्रीय अस्मिता दीपशिखा इनकी नायिका है, दीपशिखा के भीतर आकार लेता है। इसको वृत्तांत का रूप देने के लिए मधु कांकरिया ने डायरी का शिल्प अपनाया है। दीपशिखा की डायरी अपने अपने जंगल से लेके ओ जिंदगी ओ प्राण जैसे कई उपशीर्षकों में दीपशिखा के बहाने एक सामान्य स्त्री के भीषण संघर्ष और कोलकाता की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियों का वर्णन भी किया गया है। उत्तरार्ध में जंगल कुमार के पक्ष से दीपशिखा के वृत्तांत को संपूर्ण किया गया है, अर्थात आदिवासियों के बीच जाकर उनके संघर्ष में सहभागी बनकर दीपशिखा कैसे कैदी नंबर 989 बन गई। मधु कांकरिया जी ने इसको आदिवासी अस्मिता के संदर्भ में और उनके संघर्ष के संदर्भ में वाणी देने का प्रयास किया है। ये आज ही यहाँ आई हैं, कल आई हैं राजस्थान में, बहुत दिनों बाद आप पधारी हैं, तो आपका हम राजस्थान में स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी प्रकार निरंतर, क्योंकि महिलाओं के साथ एक कष्ट यह है कि उनकी दूसरे दायित्व तो बहुत ज़्यादा होते हैं। पुरुषों के साथ तो कोई कठिनाई है नहीं,
माधव जी और हम जैसे लोग तो अपनी पत्नियों के भरोसे जो कुछ कर लेते हैं वो सब उनको सलाम है, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए दोहरे मोर्चे पर लड़ने जैसी लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ कि मधु जी इस मामले में अतिरिक्त बधाई की पात्र हैं। आपने मुझे सुना और इन बड़े लेखकों का परिचय देने का मुझे सुयोग मिला, इसके लिए मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद महोदय। अब मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार श्रीमती मधु काकरिया जी को भेंट करें। अतिथियों से निवेदन है कि वे मंच के आगे पधारें। ये लीजिए, मैं कर दूं? सर ये खोल रखा है। पुरस्कार प्रदान करने से पहले हम लेखक के बारे में एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र पढ़ते हैं। अनुमति चाहता हूँ। के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान की प्रतिष्ठित लेखिका श्रीमती मधु काकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए प्रदान करता है। पुरस्कृत उपन्यास झारखंड के आदिवासियों के शोषण और संघर्ष को जनसंघर्ष में बदलने की कहानी है। कोलकाता की पृष्ठभूमि पर लिखे गए इस उपन्यास में आदिवासी महिलाओं के जीवन संघर्ष के अनछुए पहलुओं का जिक्र करते हुए लेखिका पाठक को ये सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि स्त्री की दुनिया किसी भी कोने में हो, उसका संघर्ष अविराम चलता रहता है। मधु काकरिया ने अद्भुत ढंग से आदिवासी अस्मिता और संघर्ष को शब्द दिए हैं। मानव मन के गहरे स्तरों को छूती इस उपन्यास की गाथा जीवन के दर्द, सौंदर्य, प्रेम और उदासी को दर्शाती है। हम यहाँ थे जीवन के कठोर सत्य को वर्तमान के तीखे प्रकाश में उद्भाषित करता है। फाउंडेशन मधु काकरिया के सुदीर्घ साहित्यिक जीवन की मंगल कामना करता है। शोभना भरतिया, अध्यक्षा के बिरला फाउंडेशन। ओम थानवी, अध्यक्ष निर्णायक समिति। सुरेश ऋतुपर्ण, सदस्य सचिव निर्णायक समिति। धन्यवाद। पुरस्कार स्वरूप भेंट में दिया जा रहा है एक प्रशस्ति पत्र। कृपया तालियों से अभिनंदन करें। साथ में ही फाउंडेशन के बिरला फाउंडेशन का प्रतीक चिन्ह, और पुरस्कार राशि। श्रीमती मधु काकरिया जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं गणमान्य अतिथियों से पुनः निवेदन करूंगी कि वे के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा जी को भेंट करें और डॉक्टर सुरेश जी से निवेदन करूंगी कि वे प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। एक मिनट आपको खड़ा रहना पड़ेगा सर, जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार
राजस्थान के सुप्रसिद्ध लेखक और आलोचक डॉक्टर माधव हाड़ा को उनकी आलोचनात्मक कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के प्रदान करता है। ये कृति मध्ययुगीन भक्त कवियत्री मीरा के जीवन, तत्कालीन समाज और साहित्य पर केंद्रित है। लेखक ने मीरा के छवि निर्माण की प्रक्रियाओं को समझने के साथ ही साथ विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध उसके अपने अनुभव और संघर्ष के संकेतों की पहचान करने का प्रयास भी किया है। मीरा के जीवन और समाज को नए ढंग और ढंग से खोजती ये किताब हिंदी साहित्य में मीरा के महत्व को पहचानने का एक नूतन प्रयास है। लेखक ने मीरा के जीवन, संघर्ष और सृजन तीनों पर हार्दिक संस्पर्श के साथ विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। फाउंडेशन डॉक्टर माधव हाड़ा के सुदीर्घ साहित्यिक जीवन की मंगल कामना करता है। शोभना भरतिया, डॉक्टर सुरेश तुपण, हेमंत शेष। पुरस्कार स्वरूप भेंट दिया जा रहा है प्रशस्ति पत्र, साथ ही के बिरला फाउंडेशन का प्रतीक चिन्ह, और पुरस्कार राशि। डॉक्टर माधव हाड़ा जी को हार्दिक बधाई, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अन्य साहित्यकारों को भी इस प्रकार का सम्मान मिले। सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2021 के 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकारा श्रीमती मधु काकरिया जी को कि वे पधारें और हम सभी को संबोधित करें। श्रीमती मधु काकरिया जी। आदरणीय मंच और साथियों, इस धोरारी धरती पे, मीराबाई की धरती पे, विजयजान देथा की धरती पे और महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी की धरती पे जिस प्रकार से मुझे सम्मानित किया गया है कि मैं अभिभूत हूँ। और इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी व्यक्तियों और संस्थाओं को नमन करती हूँ जो आज के इस मनुष्य विरोधी और साहित्य विरोधी समय में भी कला और साहित्य के प्रति समर्पित है। निसंदेह के बिरला फाउंडेशन भी उनमें से एक है, क्योंकि वे जानते हैं कि आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है शब्द और संवेदना को बचा के रखना। मित्रों, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से कि एक सच्ची कलम हमेशा सत्ता की आंखों की किरकिरी होती है। हम सब ने देखा था कि किस प्रकार सफदर हाशमी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। हमने देखा किस प्रकार गोविंद पंसारे को, कुलवर्गी को, यूआर अनंत मूर्ति को और बर्बर राव को सत्ता के द्वारा सताया गया। लेकिन फिर भी ये वो कलम थी जो न झुकी, न टूटी, न रुकी, क्योंकि एक सच्ची कलम अन्याय और असत्य के विरुद्ध खड़ी रहती है और आम आदमी को एक बेहतर जीवन का स्वप्न दिखलाती है। ये साहित्यकार ही होता है
जो हमें ये एहसास कराता है कि एक ही धरती और योनि में जन्म लेने के संबंध कितने गहरे होते हैं। और मित्रों, चंद बातें मैं उस उपन्यास पे जिसे आपने आज पुरस्कृत किया है। मित्रों, दो ये कहानी पुरानी है। 1992 में मैं पहली बार झारखंड गई थी। वहाँ मैं आदिवासी अंचलों में गई। वहाँ मैंने आदिवासियों के जीवन का ताप देखा, उनका संघर्ष देखा, उनका संकट देखा। वहाँ मैंने एक नए भारत को, एक अलग भारत को देखा। मैंने सुन रखा था कि भारत चाय पीने वालों का देश होता है, लेकिन मैं वहाँ जितने भी आदिवासियों से मिली, कोई भी आदिवासी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि वो नियमित रूप से चाय पीता है। किसी ने कहा कि वो छठे समाज से जब भी लोहरदगा गुमला जाता है तब चाय पीता है। किसी ने कहा साल 1.5 साल नहीं पीता है। मैं जानती थी कि भारत मंदिरों का देश है, लेकिन मैं वहाँ मीलों तक गई, मुझे कोई मंदिर नहीं दिखलाई दिया। मैं कलकत्ता में 1 किलोमीटर के अंदर मैंने 5-10 मंदिर देखे हैं, लेकिन वहाँ मीलों तक कोई मंदिर नहीं। वहाँ के आदिवासियों ने राम और कृष्ण का नाम सुना है, लेकिन उन्हें देखा नहीं। अभी हाल के वर्षों में विश्व हिंदू परिषद वाले कैलेंडर बांटते हैं, तो उन्होंने कैलेंडर में राम और श्री कृष्ण को देखा है। उन्हें जरूरत भी नहीं है। उनके देवता हैं पेड़ पौधे, नाले, पर्वत, झरने उनके देवता हैं। और इतना प्रेम उनका धरती से कि वो उनकी जो आदिम जनजाति है वो धरती पर हल भी नहीं चलाती है कि धरती माता के सीने को दर्द होगा। इतना प्रेम धरती से कि वो धरती का दोहन नहीं करते हैं, वो उतना ही लेते हैं जितने की उनको ज़रूरत है। मित्रों, हम उन्हें असभ्य कहते हैं, जंगली कहते हैं। उनके सबसे बड़े त्यौहार है सरूर कर्मा। कैसे मनाते हैं वो? एकदम सादगी से वो पेड़ों की पूजा करते हैं। हमारी तरह न वहाँ पे कोई ताम झाम है, न कोई बर्बादी है, न कोई प्रदूषण है। किसी भी प्रदूषण में उनका हाथ नहीं। वहाँ कोई एसी नहीं। वो लोग पेट्रोल और डीजल तक का यूज नहीं करते हैं। ये वो समाज है जो आपसे कम से कम लेता है और अधिक से अधिक उसे वापस लौटाता है। आप देखिए, आज जंगल, जमीन, नदी, नाले, खनिज पदार्थ उन्होंने सदियों से हमारे लिए बचा के रखे हैं। मित्रों, जब मैं वहाँ पे निकलती थी, ये 2010 की बात मैं बतला रही हूँ, तो मुझे लगता था कि जैसे बिजली का आविष्कार नहीं हुआ हो। मीलों तक अंधेरा। मैं बड़ी बड़ी टॉर्च लेके अपने साथियों के संग जाती थी और वहाँ दूर से ढिबरी दिखती थी। और ढिबरी में मैं देखती थी कई बच्चे हैं जो शायद पढ़ रहे थे। उनके पास ये स्लेट नहीं थी, पेंसिलें नहीं थी। वो धरती को गीली करके उंगली गुड़ा के अक्षर निकालते थे और उनके हाथों में घाव हो जाते थे। आज देखिए, वो धरती सोना उगल रही है। इसीलिए सारे कॉर्पोरेट्स की, सरकार की, सत्ता की, व्यवस्था की निगाह उनके ऊपर है। लेकिन वहाँ आज भी अंधेरा है, क्योंकि वहाँ विकास नहीं हुआ है। एक आदिवासी की युवा पीढ़ी ने मुझे कहा कि हमारा ही घड़ा और हम ही प्यासे। वहाँ मैंने गरीबी के ऐसे दृश्य देखे कि आपकी रूह काँप उठेगी। मैंने वहाँ देखा 2 महिलाओं के बीच एक साड़ी, ये मैंने देखा। मैं एक घर में जा रही थी तो वहाँ सास और बहू 2 थी। पहले सास हमसे मिलने आई, हम अंदर जाने लगे तक बच्चे ने हमें रोक दिया। फिर थोड़ी देर बाद बहू मिलने आई तो हमें समझ में आ गया कि सास और बहू के बीच सिर्फ एक साड़ी है। मैंने दिल्ली में, बम्बई में ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पति पत्नी के बीच 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो ये था वहाँ का आदिवासी समाज। कहानी यही नहीं रुकती है। आप देखिए कि भूमंडलीकरण के बाद उनके जीवन पे खतरा है, उनके अस्तित्व पे खतरा है। मैं 3 परिवारों में गई। पहला परिवार था जिनके पूर्वज हेमोलाइट पत्थर से लोहा बनाते थे, लेकिन आज उनकी भट्टी ठंडी पड़ी है। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि हमारा एक समय लोहा इतना प्रसिद्ध था कि इसमें जंग भी नहीं लगता था और पूरे झारखंड में हमारे लोहे के बने हुए सामान बिक्री होते थे। मैंने पूछा आज क्या हुआ, आज आप मजदूर क्यों बने? बोले आज टाटा स्टील के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं। मैं एक परिवार में गई जो साबुन बनाता था। पहले गाँव की संरचना क्या थी कि गाँव में ही उत्पाद बनता और गाँव में ही खपत हो जाती, लेकिन आज वो परिवार मजदूर बन गया था। मैंने पूछा क्यों? बोले हम साबुन बनाते हैं लेकिन हमारे बिकते नहीं है, क्योंकि बाजार में सर्फ एक्सेल आ गया है, लक्स आ गया है। एक कुम्हार के परिवार में मैं गई तो उसके अभी जो चाक था वो रुका हुआ था। क्यों? क्योंकि अब बाजार में थर्मल ग्लासेज आ गई हैं। आज आप देखिए कि आदिवासी समाज में जो मोची है, जो चमार है, जो बढ़ई है,
जो कुम्हार है वो प्रजाति नष्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि वह मजदूर बनती जा रही है। कहानी यही नहीं रुकती है। आज आप देखिए आदिवासी समाज में चौतरफा घुसपैठ हो रही है। सरकार कभी विकास के नाम पे, कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे, कभी बांध के नाम पे, कभी विकास के नाम पे उनसे उनकी ज़मीनें छीन रही है। आज आप झारखंड जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हर किलोमीटर के अंदर आपको पुलिस चौकी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप डरा धमका के ज़मीन छीन रहे हो। बहुत पहले कन्हैयालाल सेठिया जी ने अपनी कविता में एक सवाल उठाया था, ये धरती कुन्नरी। आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि देश किसका है? आप विकास किसके लिए कर रहे हो? क्या सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए कर रहे हो? और किस कीमत पे आप कर रहे हो? सरकार आपको गुलाबी आंकड़ों में फंसाती है कि हम विकास कर रहे हैं, कि हम उनसे ज़मीन ले रहे हैं, तो क्या हम उन्हें मुआवजा दे रहे हैं? मुआवजे की कहानी ये है कि जो किसान था उसने जो आदिवासी था उसने कभी ज़मीन अपने नाम नहीं करी, क्योंकि वहाँ जो सामूहिकता थी, ज़मीनें समुदाय की होती थी। आज जब सरकार कहती है कि तुम प्रूफ करो, यदि तुम्हें मुआवजा चाहिए कि ये ज़मीन तुम्हारी है, तो आदिवासी क्या करता है? वो तो पढ़ा लिखा नहीं था। वो ये कहता है कि ये पेड़ मेरे नाना ने लगाया था, ये पेड़ मेरे परदादा ने लगाया था, जामुन का पेड़ मेरे पिता ने लगाया था। तो इन आधार पे तो उसे मुआवजा नहीं मिल सकता है ना। तो वो सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। मैं एक माओवादी से मिली, वो 30-32 साल का नवयुवक था, रणधीर भगत उसका नाम था। तो मैंने उसे पूछा कि आपने हाथों में बंदूक तो ले ली है, क्या आपको लगता है कि आप क्रांति कर पाओगे? तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो आज तक मेरी चेतना में खुदा हुआ है। उसने कहा कि मैडम, हमें तो दोनों ही तरफ मरना है। एक तरफ भुखमरी है, जिल्लत है, हैजा है, मलेरिया है, दूसरी तरफ पुलिस की गोली है। तो मित्रों, ये सारे सत्य थे जिसने एक लेखक के नाते मुझे बेचैन कर रखा था, और उसी का अंजाम है ये पुस्तक। आपने इसे पुरस्कृत किया, मैं आभारी हूँ। मैं ये वादा तो आपसे नहीं कर सकती कि अब मैं जो भी लिखूँगी उत्कृष्ट लिखूँगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैं ये वादा ज़रूर करती हूँ कि मैं जो भी लिखूँगी ईमानदारी से लिखूँगी, और मैं हिंदुस्तान की सच्ची कहानियाँ लिखूँगी, कि मैं दबे हुए सत्य को बहाल लाऊँगी, कि मेरी कलम कभी कोई समझौता नहीं करेगी। एक बात और आपसे साझा करना चाहती हूँ कि सालों तक मेरे मन में दुविधा रही कि इतना अंधेरा है इस देश में, इतना भ्रष्टाचार है, इतना अन्याय है, इतना खून खराबा है, मैं अकेली क्या कर लूँगी? इसका जवाब मुझे मिला। मैं एक बार अपने एक कॉमरेड मित्र के पास गई, तो मैंने देखा उसकी टेबल पे 2 पंक्तियाँ लिखी हुई थी। वो पंक्तियाँ थी, मानो इस जमी को न गुलजार कर सके हम, मानो इस जमी को न गुलजार कर सके हम, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। ठीक है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे बस में है वो तो हमें करना ही चाहिए। और यही बात मेरे एक महबूब कथाकार सोल्जेनित्सिन ने कही थी जब उन्हें नोबेल प्राइज़ मिल रहा था। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि संसार में बहुत अंधेरा है, बहुत खून खराबा है, बहुत अन्याय है, लेकिन एक आम आदमी ये तो कर सकता है कि अपने हाथों को इस गंदगी से बचा कर रखे। मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि हम आम आदमी ये तो कर सकते हैं कि अपने संतान के रूप में हम देश को एक आदर्श नागरिक दें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं उद्बोधन हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी के बिरला फाउंडेशन वर्ष 2022 के 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार डॉक्टर माधव हाड़ा जी को। मंचासीन सम्माननीय कुलपति इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, के बिरला फाउंडेशन निर्णायक समिति के अध्यक्ष हेमंत शेष जी, आज पुरस्कृत हुई अभी हिंदी की विख्यात कथाकार कांकरिया मैम, मधु कांकरिया मैम, के बिरला फाउंडेशन के निदेशक सुरेश ऋतुपर्ण जी, निर्णायक समिति के अन्य सदस्यगण, राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और
निर्णायक समिति के वर्तमान सदस्य इंदु शेखर तत्पुरुष जी, हिंदी के विख्यात कवि अंबिका दत्त जी, उपस्थित महानुभाव, यहाँ इतने उपस्थित महानुभाव हैं कि मैं नाम लूँगा तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। मैं सबसे क्षमा याचना कर रहा हूँ केवल। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ के बिरला फाउंडेशन और उसकी अध्यक्षा शोभना भारतीय जी का, निर्णायक समिति के अध्यक्ष हेमंत शेष जी का, सदस्यगण मुरलीधर वैष्णव, मनीषा कुलश्रेष्ठ, अंबिका दत्त जी और इंदु शेखर तत्पुरुष जी का, और साथ में निदेशक सुरेश ऋतुपर्ण जी का। मैं मधु काकरिया जी को बधाई देता हूँ जो आज पुरस्कृत हुई है अपनी रचना हम यहाँ आते हैं के लिखित। मैं उनका अपने देश में स्वागत भी करता हूँ। हमारे यहाँ परदेश में रहने वाले कहते हैं कि देश जा रहा हूँ, तो वे देश आई। देश की चेतना आम भारतीय में बहुत मुखर और बहुत प्रबल है। मैं बिरला फाउंडेशन के निदेशक सुरेश ऋतुपर्ण जी का हृदय से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने ये आयोजन यहाँ उदयपुर में किया। ये इस पुरस्कार के इतिहास में पहली बार है कि ये पुरस्कार जयपुर से बाहर उदयपुर में दिया जा रहा है। मैं जानता हूँ कि क्योंकि मैं पुरस्कृत हुआ इसलिए ये पुरस्कार उदयपुर आया, इसलिए मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। उदयपुर में उदयपुर मेरे विद्यार्थी जीवन का भी उपसंहार है और मेरे व्यावसायिक जीवन का भी उपसंहार है, और ये मेरे संस्कार और स्मृति में भी बहुत गहरे है, इसलिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। ये भी संयोग है कि ये पुरस्कार जब घोषित हुआ तब फिर मुझे विश्वविद्यालय लाने वाले कुलपति यहाँ फिर कुलपति हैं। हमने जब विचार किया और ऋतुपर्ण जी ने कहा तो हमने किसी दूसरे नाम पर विचार ही नहीं किया। वे निर्विकल्प अध्यक्ष थे इस समारोह के। मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं आजीवन एक कस्बे में रहा, अधिकांश समय छोटे कस्बे में, और छोटे कस्बे की जो दुविधाएं और आशंकाएं होती है आज भी मन में। शिमला रह आया, लेकिन ये दुविधाएं और आशंकाएं कभी, कस्बे की आशंकाएं कभी मन से जाती नहीं। वे मुझे विश्वविद्यालय लाए, थोड़ा सा आत्मविश्वास आया। मैं आज सार्वजनिक रूप से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे जीवन में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका मेरे मित्रों की। अभी सुरेश ऋतुपर्ण जी पूछ रहे हैं कि परिजन, मैंने कहा ये इतने जो मित्र हैं वो सब मेरे परिजन हैं। हमारे मित्र हैं, कवि हैं, मधु काकरिया मैम के भी आत्मीय हैं, मेरे भी बहुत आत्मीय हैं। उनकी एक बहुत विख्यात कविता पंक्ति है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। मैं कहना चाहता हूं कि ये सारा लोहा मित्रों का मेरी केवल धार। मित्रों ने बहुत दिया, सुख में दुख में हमेशा साथ रहे। मैं शिमला था तब भी हंसी ठिठोली बातचीत थोड़ी शाम को नहीं हो जाती तब तक चैन नहीं पड़ता था। आज बहुत सारे मित्र मेरे अनुरोध पर आए हैं, बहुत पुराने मित्र, सबका मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस पुरस्कार का मेरे लिए बहुत महत्व है। वो कहते हैं लगे रहो, कभी न कभी तो कोई निगाह में लेगा। और देखिए
हेमंत शेष जी ने अंततः निगाह में लिया। मैं जानता था कि मैं यही कर सकता हूँ और मुझे कुछ आता नहीं था। मैं जब विश्वविद्यालय आया था तब यहाँ सर लाए थे तो कुल सचिव थे मंत्री जी, तो उन्होंने मुझे कहा कि दोनों विकल्प हैं विश्वविद्यालय में, स्वतंत्र हैं, आप चाहें तो पढ़े लिखें, आप चाहें तो दूसरा सब वो है जो करें। मैंने दूसरा विकल्प चुना क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था दूसरा। मैं शिमला था और मेरे पड़ोसी स्टडी में एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर C.K. राजू, मैथमेटिक्स के बड़े प्रोफेसर, और आप आश्चर्य करेंगे वो काम कर रहे थे मैथमेटिक्स पर ईसाई प्रभाव पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाली टीम में शामिल थे। वे दूसरी बार संस्थान में थे। चाय पीने के लिए अक्सर बुलाते थे, मेरे कमरे में नहीं आते थे, कहते मैं बुजुर्ग हूँ, मैं ही पिलाऊंगा। तो मैंने एक दिन उनसे यूं ही पूछा, मैंने कहा सर आप इतने बड़े, इतनी लंबा आपका, इतने योग्य व्यक्ति हैं आप, कहीं कुलपति निदेशक कुछ नहीं हुए? तो उन्होंने कहा मैं यही कर सकता हूं जो यहाँ कर रहा हूं और मुझे कुछ नहीं आता। बहुत सीखा शिमला से। मैं अक्सर जब रात को 8 बजे काम खत्म करके लौटता था, एक दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा तो लाइटें जली हुई थी, प्रकाश हो रहा था। मुझे लगा कि जैसे अतीत जल रहा है। मुझे लगता है कि हमारी संस्थाओं को ऐसा ही होना चाहिए। मुझे किसी संस्था का अपने हाथ पर स्पर्श याद नहीं, वहाँ का कुंदा, वहाँ की खिड़की मेरे स्पर्श में बहुत गहरी है। निहार रंजन रॉय जैसे बड़े कलाकार ने उस महान संस्था की कल्पना की थी। हमारी संस्थाएं ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे स्पर्श में, हमारे संस्कार में, हमारी स्मृति में हो। अब थोड़ा किताब पे ही पुरस्कृत किया गया है। बजरंग चोला पहर सखी 2015 में प्रकाशित हुई। इसका अनुवाद हमारे मित्र प्रोफेसर प्रदीप त्रिखा ने 2021 में किया। जो प्रतिक्रियाएं थी वो नकारात्मक भी थी, सकारात्मक भी थी। हिंदी में एक रिवाज है कि और कुछ नहीं तो अनदेखी ही करो, लेकिन अंग्रेजी में एक रिवाज है कि मीन में एक तो वो भी निकालते हैं हिंदी वालों की तरफ, लेकिन वो आपके श्रम की अनदेखी नहीं करते। तो अंग्रेजी में जो प्रतिक्रियाएं हुई थी वो बहुत व्यापक थी। जिन संकल्पों के साथ ये किताब, जो इसके प्रस्थान में जो 2-3 संकल्प रहे, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मीरा से आप परिचित तो बहुत बचपन में हो जाते हैं। वो आपके घर में माँ के पास होती है, पड़ोस में होती है, नहीं तो पड़ोस के मंदिर में होती है। मीरा पढ़ने लिखने के दौरान मुझे लगा कि वो उसमें कुछ खास और अलग है। ये जो खास और अलग है यही इस किताब का प्रस्थान बना। वो हमारे शेष संत भक्तों से भी अलग है, बहुत अलग है। यही इस किताब का प्रस्थान बना। आप क्षमा करें, मैंने मीरा पढ़ते समय ये संकल्प किया कि मैं इधर या उधर, कभी कभी कहते हैं दाएं या बाएं, कभी कहते हैं सामंती, राज्याश्रयी, ऐसा कोई सांचा खांचा लेकर मीरा नहीं पढ़ूंगा। और मैं ऐसा कोई सांचा खांचा लेकर मैंने मीरा नहीं पढ़ी। मीरा सबसे पहले मनुष्य है। उसके विद्रोही, उसके संत भक्त, ये सारे उसके एक्सटेंशन है, उसका विस्तार है। मुझे लगा कि मीरा के मनुष्य होने के संकेतों को, उसके अनुभव को पहचाना जाना चाहिए। एक अंतिम जो संकल्प ध्यान में रखा, भारत बहुत सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत विविध प्रकार का देश है, भाषाओं की दृष्टि से,
सार्वदेशिक और सार्वकालिक निष्कर्ष निकालकर आप कुछ भी नहीं तय कर सकते। विवाह वैधव्य इनके जो नियमन है वो यहाँ आपके उदयपुर में है, हो सकता भीलवाड़ा में नहीं। हमारे सारे इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने सार्वकालिक और सार्वत्रिक नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकाले और वो बहुत भ्रामक निष्कर्ष थे। आप किसी रचनाकार को, और खास तौर पर मध्यकाल के संदर्भ में तो ये अक्षरशः सत्य, 100% सत्य है कि उसकी खास प्रकार की सांस्कृतिकी में, क्षेत्रीय स्थानिक सांस्कृतिकी में ही उसको अच्छी तरह से समझा जा सकता। मीरा को समझने में भी हमने यही काम किया। एक बार बिरला फाउंडेशन के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ, अपने कुलपति जी के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ पर कुलपति तो वो हैं मेरे अभी भी। और आप मित्र जो मेरे अनुरोध पर, हमारे बिरला फाउंडेशन के अनुरोध पर इतने अपना समय निकाल कर आए, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय एवं हार्दिक बधाई। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। इन्हीं पंक्तियों की तरह हमें निरंतर प्रेरित करने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, परम श्रद्धेय आदरणीय प्रोफेसर इंद्रवदन त्रिवेदी जी से विनम्र निवेदन है कि वे मंच पर पधारें और अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 2 साहित्यकारों के इस सम्मान समारोह में उपस्थित बिरला फाउंडेशन के श्रद्धेय सुरेश जी ऋतुपर्ण, निर्णायक मंडल के अध्यक्ष हर्ष जी, सम्मानित होने वाले साहित्यकार मधु कांकरिया जी, मेरे मित्र माधव हाड़ा जी, मंच के सामने उपस्थित सर्वप्रथम मुझे प्रथम वर्ष में हिंदी पढ़ाने वाले परम श्रद्धेय के शर्मा जी, रजिस्ट्रार महोदय, डीन्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, हिंदी विभाग के शिक्षकगण, प्रेस से पधारे साथियों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले मैं बिरला फाउंडेशन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हाड़ा साहब ने कहा कि उन्होंने उदयपुर चुना, लेकिन मैं उससे आगे ये कहता हूँ कि सुखाड़िया विश्वविद्यालय का सभागार चुना। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दोनों उपन्यास के संबंध में तो मैं नहीं जानता, मैं तो कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ। इस किताबों की कीमत कितनी उसका मेरे लिए ज़्यादा कंसर्न है, तो मुझे लगता है कि इसको आप जन जन तक पहुंचाने के लिए, मैं मूलतः जिस विश्वविद्यालय का कुलपति हूं वो जनजातीय विश्वविद्यालय है और वहां मैं चाहूँगा कि इसको जन जन तक पहुंचाया जाए और उसमें जो मूल्य है इसके संबंध में भी आप कंसिडरेट करेंगे। मधु कांकरिया जी के बारे में बताया कि राजस्थान में इनके माता पिता ने जन्म लिया, ये भी इकोनॉमिक्स के ऑनर्स हैं, मेरा भी इकोनॉमिक्स विषय रहा है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स का साहित्यकार हिंदी में इतना अच्छा कार्य कर सकता है, तो मैं विश्वविद्यालय की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूं। और आपने जो झारखंड के आदिवासियों की समस्या पर लिखा है और ये बात बहुत अच्छी कही कि महिला कहीं की भी हो उसका संघर्ष अनवरत जारी रहता है, मैं इस बात का साक्षी हूँ। विशेष तौर पर आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं का जो संघर्ष रहता है वह निश्चित तौर पर इतना अधिक रहता है कि जिसको बखान नहीं किया जा सकता। तो मधु कांकरिया जी का मैं बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। दूसरे हमारे साथी जिनको कि 32वां पुरस्कार मिल रहा है, माधव हाड़ा जी। आज मैं जनरली लोगों को कहता हूँ कि मेरी जो श्रेय रेखा है वो बहुत अधिक है। आज मेरे लिए सबसे बड़ा दिन रहा, सबसे बड़ा दिन इसलिए रहा कि आज 100 कर्मचारी जो थे वो कई समय से उनका लंबित कोई कन्फर्मेशन का प्रोग्राम था, तो आज उनका ये काम भी पूरा हुआ। तो विश्वविद्यालय के कर्मचारी आज उनको बहुत स्थायीकरण का मौका मिला। दूसरे हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद पालीवाल आज लॉ कमीशन के सदस्य बने हैं, तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लिए भी गर्वान्वित होने की बात है। और हमारे माधव हाड़ा जी जो 2012 में विश्वविद्यालय में आए थे और करीब ये मुझे याद है कि 30-32 साल के बाद कोई प्रोफेसर
किसी डिपार्टमेंट में आया था। इसकी कमी को जो उन्होंने पूरा किया, शिमला में रह करके, विश्वविद्यालय में रह करके, और जब 2014 में हमने नेक का एक्रेडिटेशन किया तो मेरा सीना गर्व से फूल गया जब उन सदस्यों ने ये कहा कि आपका हिंदी विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हिंदी विभाग की जो उपलब्धियां थी उसको लेकर के हमें ए ग्रेड मिलने में हिंदी विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अभी किसी ने उद्घोषिका ने कहा था शायद कि हिंदी के और भी अभी सम्मान उनको मिलना चाहिए, तो मेरे हिंदी विभाग के साथियों से निवेदन है कि प्रेरणा ले माधववाड़ा से मैंने एक और बात जो उनकी महत्वपूर्ण देखी कि टीम वर्क, इन्होंने सभी को साथ लेकर के हिंदी विभाग चलाया। जैसा कि आप विश्वविद्यालय में जानते हैं कि 3 व्यक्ति होते हैं तो 4 राय आती है, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से सभी साथियों को लेकर के सहयोग से काम किया उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। शिमला में गए, जब मैं अभी कल परसों इनके मित्र के साथ जा रहा था, जो इनके लोढ़ा साहब जो इनके मित्र हैं, जो एमएलए हैं सिरोही से, जब मैंने उनको कहा कि बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा रहा है 9 नवंबर को, तो उनका मुझे उन्होंने हाड़ा साहब ने नहीं बुलाया और तुरंत आपको फ़ोन किया। तो यह भी उनकी एक मित्रता और आपके प्रति जो शब्द कहे वो मैं कह नहीं सकता हूँ कि इतना अधिक सम्मान आपके प्रति उनका है। तो इस बात को परिलक्षित करता है और मेरा सर्टिफिकेट आपने दे दिया कि मैंने सही चयन किया था, तो ये भी मेरे लिए बहुत उपलब्धि की बात है कि जो प्रोफेसर चयन हुए हैं वो सब अपनी अपनी प्रतिभा का जो परिलक्षित कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। तो मैं आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और अंत में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि साहित्यकारों का जब कार्यक्रम होता है ना, तो मुझे लगता है घंटों प्रोग्राम चलता है, लेकिन आपकी जो समय की जो डिसिप्लिन है उस हेतु भी मैं आयोजकों का बहुत बहुत आभार हूँ। मैं इनको हाड़ा साहब को कहता था समय पे ख़त्म हो गया या नहीं, या साहित्यकारों का तो 2-2, 3-3 घंटे तक चलता रहता है, तो इस हेतु भी आयोजकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसा कि अभी कोई कह रहा था कि 2.5 लाख इनको केस दिया, तो मित्र लोग तो आए इसलिए, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद इसके बाद हम शाम को आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे। अंत में मैं आयोजकों का मुझे मौका दिया, आपने प्रति जो मेरा सम्मान व्यक्त किया, इतना बड़ा पुरस्कार मेरे हाथों से आपने प्रदान किया, मैं बिरला फाउंडेशन का बहुत बहुत आभारी हूँ, विशेष तौर पर आयोजकों का जिन्होंने बहुत ही सुंदर मौका इस विश्वविद्यालय के सभागार को दिया है। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय एवं आभार। कार्यक्रम के अंत में मैं के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण जी से निवेदन करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन हेतु मंच पर पधारें। ये आयोजन इतना आत्मीय है कि इसको समापन करने का मन नहीं चाह रहा है, मन कर रहा है कि और सुना जाए। आप सब लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो माधव जी के बहुत ही करीब होंगे, मधु जी के भी, सब लोगों के मनों में बहुत सारी बातें होंगी, हम सब उनको सुनते अच्छा लगता, लेकिन फिर भी जीवन का ये क्रम होता है कि एक नियत समय में हम सारी चीज़ों को करते रहते हैं। उसी क्रम में मैं आप सब लोगों के सामने अपना ये समापन वक्तव्य दे रहा हूँ। आज के इस गरिमामय समारोह के समापन से पहले मैं के बिरला फाउंडेशन की ओर से आप सभी के प्रति विनम्र आभार प्रकट करता हूँ। माननीय प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, आपने इस समारोह की अध्यक्षता करके हमारा जो मान बढ़ाया है, अपना आशीर्वाद दिया है, इसके लिए हम आपके विशेष रूप से कृतज्ञ हैं। आपके सुंदर भाषण एवं आशीर्वचन के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सम्मानित साहित्यकार श्रीमती मधु कांकरिया एवं डॉक्टर माधव हाड़ा जी के प्रति भी हमारा आभार कि उन्होंने के बिरला फाउंडेशन का बिहारी पुरस्कार स्वीकार किया। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसा भी बहुत बार होता है कि पुरस्कार देते हैं, लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं ले रहा, क्योंकि अखबार में उससे ज़्यादा माइलेज मिल जाता है, मीडिया में ज़्यादा खबर अच्छी बन जाती है कि उन्होंने पुरस्कार ठुकरा दिया। तो इसलिए हम अगर ये स्वीकार नहीं करते तो हम ये आयोजन कैसे करते, इसलिए हम उनके विशेष रूप से आभारी हैं। साथ ही बिहारी पुरस्कार की जो निर्णायक समिति के उसके अध्यक्ष प्रसिद्ध कवि श्री हेमंत शेष जी का भी आभारी हूँ, और उनके सहयोगी सदस्य इंदुशेखर तत्पुरुष जी एवं अंबिका दत्त जी। ये भी हमारे पिछले 32 साल के इतिहास में ऐसा पहला मौका आया है कि जो आयोजन समिति के सदस्य भी
मौजूद हैं। और उस सब का कारण मैं समझता हूँ कि जो हमारे पुरस्कृत साहित्यकार हैं मधु जी एवं माधव जी, इन लोगों का भी एक आकर्षण है, प्रेम है सबके प्रति। तो इन लोगों ने भी अपनी इच्छा से यहाँ आना स्वीकार किया, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिहारी पुरस्कार समारोह को सफल बनाने और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने में आदरणीय कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, माधव हांडा जी, विश्वविद्यालय अतिथि गृह के प्रभारी श्री हनुमान प्रसाद जी व उनकी टीम, श्री दिनेश जी, आप इन सब का भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने हमको ये सुविधाएं न दी होती, इतना सुंदर ऑडिटोरियम हमें न दिया होता, तो हम सभी आयोजन नहीं कर पा सकते थे। मैं आभारी हूँ विश्वविद्यालय कंप्यूटर सेंटर के निदेशक डॉक्टर अविनाश पंवार जी का और उनकी टीम के श्री प्रीतम एवं श्री अजय जी का, जिन्होंने सीधे प्रसारण की व्यवस्था में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। हमारे इस आयोजन की व्यवस्थाओं में यहाँ के अनेक शोध छात्र केसरीमल नेनामा श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त अन्य भी कई छात्रों ने बहुत लगन से काम किया। ये मेरे प्रति उनका एक बहुत बड़ा एहसान है। साथ ही साथ ये भी सिद्ध करता है कि माधव हांडा जी कितने लोकप्रिय अध्यापक रहे हैं कि वे सारे लोग जो है स्वेच्छा से इस आपने सामने आकर के अपने गुरु के इस आयोजन में सम्मिलित हुए और उन्होंने लगातार दिन रात काम भी किया। मैं प्राणी शास्त्र विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर गिरिमा नागदा जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर सफल संचालन किया और बीच बीच में इतनी सुंदर पंक्तियाँ उन्होंने हम लोगों को सुनाई हैं कि उससे इस आयोजन की सार्थकता और बढ़ जाती है, चार चांद लग जाते हैं। हमारी सोच में, हमारे विचारों में भी एक नए तरह का उत्साह पैदा होता है। मैं पप्पा रावल सभागार विश्वविद्यालय के अतिथिगृह और ये सब अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने में हमारी मदद की है। मैं आभारी हूँ इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से जुड़े सहकर्मियों के, जो यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन का विस्तार से विवरण देने के लिए यहाँ पधारे हैं। हमारे निमंत्रण पर यहाँ आकर समारोह को सफल बनाने वाले सभी अतिथि तो विशेष सम्मान के और आभार के पात्र हैं, क्योंकि ये जो पूरी गरिमा है उसको सौंदर्य देने के लिए आप सबकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मुझे बताया गया कि इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में पुनः एक बार आपका आभार, नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग हेतु उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को हृदय से धन्यवाद एवं आभार। आप सभी अल्पाहार हेतु ऊपर डाइनिंग हॉल में सादर आमंत्रित हैं। अंत में 4 पंक्तियों के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूँगी। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। पुनः एक बार सभी का धन्यवाद एवं आभार।